Vedant Career Institute for NEET IIT JEE। हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। हमारा जो क्लास 12th का चैप्टर चल रहा है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, आज उसका थर्ड लेक्चर है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो एक बार पीछे जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि एक से ऊपर एक टॉपिक रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको पीछे वाले टॉपिक क्लियर नहीं है तो टॉपिक्स को एक बार जाके देख लीजिए, उसके बाद आप ये थर्ड जो आपके पास लेक्चर इसको देख सकते हैं। वैसे देखने के लिए वैसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से हमारे पास में जो है टॉपिक्स रिलेटेड हैं। ड्यूल नेचर आपके पास क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या पढ़ा था हमने, कैसे इलेक्ट्रॉन सबमिट होते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल्स वहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर आपके पास चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास हमने कल ही पढ़ा था ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। क्या पढ़ा था हमने? ड्यूल नेचर ऑफ ए रेडिएशन, क्योंकि इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक जो है यहीं से स्टार्ट होगा आपका। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन का मीनिंग हमने कल भी पढ़ा था कि जो रेडिएशन के कुछ इफेक्ट्स हैं उनको पार्टिकल नेचर से शो करते हैं। रेडिएशन के कुछ इफेक्ट ऐसे हैं जिनको हम वेव नेचर के बेस पे शो करते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जिनको हम बता सकते हैं बोथ दोनों के ऊपर, पार्टिकल नेचर के ऊपर भी बता सकते हैं, वेव नेचर के ऊपर भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ड्यूल नेचर ऑफ ए रेडिएशन। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या कहता है? फिनोमेना लाइक जो फिनोमेनाज है, फर्स्ट पॉइंट जो आपके पास है फिनोमेना लाइक आपके पास है पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस etc कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव नेचर। जो फिनोमेनाज हैं, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, दे कैन ओनली बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव नेचर। वो किसके बेस पे एक्सप्लेन होते हैं? वेव नेचर। वेव नेचर किसके लिए? वेव नेचर ऑफ द रेडिएशन। फिनोमेना लाइक interference, diffraction, polarization, they can be explained on the basis of the wave nature of the radiation। इनको अगर हम वेव की फॉर्म में लेके चलें तभी हम इनको एक्सप्लेन कर पाते हैं। और फिनोमेना लाइक जैसे आपके पास कौन कौन है? कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस तरह के जो फिनोमिना हैं इनमें हम रेडिएशन को मेजर करते मानते हैं या उसको लेते हैं किसके बेस पे? पार्टिकल नेचर के बेस पे। फिनोमिना लाइक कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल नेचर। ये किसके बेस पे एक्सप्लेन होते हैं? पार्टिकल नेचर के बेस पे। तो रेडिएशन क्या करिए? रेडिएशन कहीं कुछ जगह पे तो किसका काम करी है? वेव नेचर का, वेव का काम कर रही है, और कुछ जगह पे किसका काम करिए? पार्टिकल का। रेडिएशन समटाइम्स एक्ट एज ए वेव, समटाइम्स एक्ट एज ए पार्टिकल। लेकिन इससे अलग आपके पास जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, दे कैन बी एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वो दोनों बेस पे हम प्रूव करते हैं। जब आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे उसके अंदर आपके पास दोनों आएंगे। रिफ्लेक्शन को हम पार्टिकल नेचर पे भी लेके चलेंगे और रिफ्लेक्शन को हम वेव नेचर के बेस पे भी लेके चलेंगे। तो फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन etc कैन बी एक्सप्लेन द बोथ पार्टिकल नेचर एंड ए वेव नेचर। सो रेडिएशन समटाइम्स, सो रेडिएशन समटाइम एक्ट एज पार्टिकल एंड समटाइम्स act as a wave। रेडिएशन समटाइम्स एक्ट एज ए पार्टिकल। रेडिएशन कई बार किसका काम करेगी? पार्टिकल का, या कुछ फिनोमेनाज में पार्टिकल का काम करेगी और कुछ फिनोमेनाज में वेव का काम करेगी। सो रेडिएशन है ड्यूल नेचर। तो रेडिएशन के पास क्या है? सो रेडिएशन है ड्यूल नेचर। इसी को बोलते हैं ड्यूल नेचर ऑफ ए रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसी को? ड्यूल नेचर ऑफ ए रेडिएशन। अब जो ये चीज़ें थी, एक थ्योरेटिकल पोर्शन आ गया आपका कैसे क्या है। अब आपने इसको रेडिएशन को लिया पार्टिकल के साथ, तो यही चीज़ें रेडिएशन हमने पढ़ ली कि रेडिएशन के क्या करते हैं, वेव नेचर भी शो कर रही है और पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है।
तो अगर एक चीज है आपके पास, आपने पढ़ रखा आपके पास में, एक मिनट, कि जो नेचर है वो सिमेट्री को लव करती है। किसको लव करती है? सिमेट्री को। सिमेट्री मतलब समानता, एक अधिक एक जैसा उसमें। मतलब अगर जब वेव है आपके पास, क्या थी? वेव। वेव के पास वेव नेचर तो है ही, साथ में उसके पास कैसा नेचर आ गया? पार्टिकल नेचर। क्या नेचर आ गया? पार्टिकल नेचर। तो यहां पर आके क्या होता है? सिमेट्री आती है कि नेचर सिमेट्री करती है। और सिमेट्री मतलब पार्टिकल भी वही नेचर रखेगा जो वेव के पास थे। जब वेव के पास दोनों पावर्स हैं कि वो वेव नेचर भी शो करेगी और पार्टिकल नेचर भी शो करेगी, तो यहाँ पर नेचर ने शो किया कि पार्टिकल के पास भी दोनों नेचर होंगे, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो यहाँ आपके पास जो पार्टिकल है वो मूविंग पार्टिकल होता है। कैसा पार्टिकल होता है? मूविंग पार्टिकल। और मोस्टली आपके पास एक्सेलरेटेड पार्टिकल। एक्सेलरेटेड का मीनिंग आपको पता है? एक्सेलरेटेड का मीनिंग क्या होता है? जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज करती रहे। एक्सेलरेटेड वैसे हमारे पास इंक्रीजिंग के लिए लेते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज करते हो ऐसे पार्टिकल्स के साथ। तो यहां से आपके पास में जो आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली रिलेशन आती है। डी ब्रोगली रिलेशन। डी ब्रोगली, यहां पर डी ब्रोगली क्या है? नेचर लव सिमेट्री। नेचर किसको लव करती है? सिमेट्री को। तो उन्होंने क्या कहा? मूविंग पार्टिकल, ए मूविंग पार्टिकल समटाइम्स एक्ट एज ए वेव। मूविंग पार्टिकल समटाइम्स एक्ट एज ए वेव। चलता पार्टिकल समटाइम्स किसका काम करेगा? वेव का। एंड समटाइम्स एक्ट एज ए पार्टिकल, और कई बार किसका काम करेगा? पार्टिकल का। तो यहां पर वही काम जो रेडिएशन ने शो किया, वही काम कौन शो कर रहा है? पार्टिकल शो कर रहा है। ए मूविंग पार्टिकल, ए मूविंग पार्टिकल sometimes act as a wave and sometime act as a particle, और कई बार किसका काम करेगा? पार्टिकल का काम करेगा। and the wave associated with particle control it in every respect. This wave is called de Broglie wave और मैटर वेव। तो क्या बात की इन्होंने? क्या जो नेचर है वो सिमेट्री को लव करता है, समानता को प्यार करता है। तो यहाँ पर एक बात देखते हैं, जब रेडिएशन है उसके पास पार्टिकल नेचर, रेडिएशन पास वेव नेचर तो है ही, लेकिन रेडिएशन ने क्या शो किया कि उसके पास पार्टिकल नेचर भी है। तो वहां पर नेचर ने क्या काम किया कि पार्टिकल, जो मूविंग पार्टिकल है, वो भी दोनों नेचर रखा, बोथ नेचर। मूविंग पार्टिकल समटाइम्स एक्ट एज ए वेव। चलता पार्टिकल कई बार किसका काम करेगा? वेव। एंड समटाइम्स एक्ट एज ए पार्टिकल, और कई बार किसका काम करेगा? पार्टिकल का। एंड द वेव एसोसिएट विद द पार्टिकल, जो वेव एसोसिएट होते हैं पार्टिकल के साथ, मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी वो कंट्रोल करती है, हमारे पास जो वेव होगी कंट्रोल करती है पार्टिकल को इन एवरी रिस्पेक्ट। तो एसोसिएटेड विद पार्टिकल कंट्रोल इट इन एवरी रिस्पेक्ट। दिस वेव, जो नई वेव बनी हमारे पास, जो वेव इसको कंट्रोल करेगी पार्टिकल को, उसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। और मूविंग पार्टिकल के साथ जुड़ी, मैटर के साथ जुड़ी, इसको बोलते हैं मैटर वेव। क्या बोलते हैं? मैटर वेव। तो आपके पास पार्टिकल समटाइम्स एक्ट एज ए वेव, समटाइम्स एक्ट एज ए पार्टिकल। सो इट है ड्यूल नेचर। उसके पास एक ऐसा नेचर हो गया, ड्यूल नेचर है। लेकिन मूविंग पार्टिकल, इस बात का ध्यान रखना, कैसा पार्टिकल है? मूविंग पार्टिकल। तो यहां से तो आपने पढ़ लिया। एंड द वेव एंड वेवलेंथ इज कॉल्ड, जो वेव के साथ वेवलेंथ होगी। देखो जो वेव हमने बोला, उस वेव को तो हमने क्या बोल दिया? डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव। एंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद
दिस वेव, दिस की जगह पे आप मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव बोल सकते हो, इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो जो पार्टिकल है वो मूव करेगा, चलते पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होगी और वो वेव पार्टिकल को हर तरह से कंट्रोल करेगी, हर तरीके से कंट्रोल करेगी, और उस वेव को हमने डी ब्रोगली वेव बोल दिया। और डी ब्रोगली वेव की जो वेवलेंथ होगी हम उसको क्या बोलोगे? डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोलोगे इसको? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहाँ से इसको प्रूफ करते हैं। अभी आपने पढ़ा डी ब्रोगली रिलेशन है क्या, तो डी ब्रोगली ने क्या बोला कि मूविंग पार्टिकल है, समटाइम्स एक्ट एज ए वेव, समटाइम्स एक्ट एज ए पार्टिकल, कि जो मूविंग पार्टिकल है वो उसके पास दोनों नेचर होंगे। कैसे? कौन कौन से? वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो यहां से हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव जुड़ी उसकी वेवलेंथ को हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी, अब हमने पीछे फोटोन भी पढ़ा था कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है। बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ई एच इंटू म्यू, जहां पर म्यू क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ द मूविंग पार्टिकल। म्यू क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या रहेगा आपके पास? है प्लैंक्स कांस्टेंट रहेगा। और ई क्या है? आपकी एनर्जी। ये तो आपके पास होगी फोटोन की एनर्जी। वैसे अब पार्टिकल मूविंग है और मूविंग पार्टिकल के साथ क्या होती है? वेव एसोसिएटेड होती है। मूविंग पार्टिकल के साथ क्या एसोसिएट होती है? वेव एसोसिएटेड होती है। अब जब मूविंग पार्टिकल है आपके पास तो उसका मास भी होगा, तो आइंस्टाइन की रिलेशन भी यहाँ रिलेशन होगी। आइंस्टाइन मास बाई आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टाइन क्या कहता है? जब फोटोन है, जब मूविंग पार्टिकल है, उसका मास है, तो आपके पास एनर्जी क्या रहेगी पार्टिकल की? इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एनर्जी किसी इक्वल होगी? एम सी स्क्वायर को इसके इक्वेशन 1 डाल देते हैं, इसके इक्वेशन 2 डाल देते हैं। जहाँ पर एम मास होगा, सी क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट। जो पार्टिकल है मूविंग पार्टिकल जैसे फोटोन है अपना वो। तब यहाँ से दो रिलेशन आते हैं, फर्स्ट रिलेशन और सेकंड। ये दोनों एनर्जी सेम पार्टिकल के लिए है, तो लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो एम सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? एच म्यू के इक्वल हो जाएगा आपका। और यहाँ से अगर मैं m को फाइंड आउट करता हूँ तो एच म्यू बाई सी स्क्वायर होगा। एच म्यू बाई सी स्क्वायर होगा। दोनों एनर्जी है लेफ्ट हैंड इक्वल, तो अपने राइट हैंड भी इक्वल पुट कर लिए। तो यहाँ से एच म्यू किसके इक्वल हो गया? एम सी स्क्वायर के। तो m क्या है? एच म्यू बाई सी स्क्वायर। एच म्यू बाई सी स्क्वायर आ गया आपके पास। जब यहाँ पर आपके पास m की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। और हमें पता है जो वेवलेंथ है, यहाँ तक राइट कर लिया हो आप लोगों ने, तो रेज कर रहा हूँ इसको। अगर आपने नहीं लिखा तो एक बार बैक करके इसको लिख लीजिएगा दोबारा से। तो हमने जो मास की रिलेशन निकाल ली वो निकाल ली एच म्यू बाई सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 हमारे थे। अब आपके पास में आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा। लीनियर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। और लीनियर मोमेंटम का सिंबल पी। लीनियर मोमेंटम क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड ए वेलोसिटी।
जब आपके पास पार्टिकल फोटोन है, फोटोन किससे चलता है? स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। एम उसका मूविंग पार्टिकल, देखो रेस्ट मास नहीं होता फोटोन का, हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पता है कैसे नहीं होता तो आप जाके देख सकते हो कि रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, फोटोन की प्रॉपर्टीज है इसे पिछले वाले लेक्चर के अंदर। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है पार्टिकल का? सॉरी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम द पार्टिकल इज मास इनटू वेलोसिटी। एम तो मास हो गया, वेलोसिटी सी से मूव करा पार्टिकल, तो लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास में? P इज इक्वल टू mc, मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी का लीनियर मोमेंटम। अब जो मास है m की वैल्यू क्या है आपके पास? h म्यू बाई सी स्क्वायर। इक्वेशन 3 को यहाँ पुट करें, इंटू सी एच टी, सी से सी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो लीनियर मोमेंटम p का क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास? h म्यू बाई सी आ गया। और हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था लैम्डा वेवलेंथ c बाई म्यू होता है, जहां पर म्यू क्या है आपकी? फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। और c आपने पढ़ लिया स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है आपकी? वेवलेंथ। ये चीज आपने पढ़ी है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। यहां पर देखिए क्या आपके पास? म्यू बाई सी, जबकि वहां क्या है? लैम्डा c बाई म्यू रेसिप्रोकल है। तो अगर इसको मैं 1 बाई लैम्डा लिखता हूं तो क्या होगा? म्यू बाई सी, रेसिप्रोकल कर दिया हमने। तो यहां से म्यू बाई सी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? 1 बाई लैम्डा। तो लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? h बाई लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। ये पार्टिकल की वेवलेंथ आ गई। लैम्डा डिवाइड अपर साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, p मल्टीप्लाई है, डिवाइड मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देखते, क्रॉसिंग करें तो यहाँ से लैम्डा वेवलेंथ किससे इक्वल हो गया? h बाई p के। वेवलेंथ किसके इक्वल हो गया? h बाई p। h क्या हो गया आपके पास? प्लैंक्स कांस्टेंट। और p क्या है आपका? लीनियर मोमेंटम। और लैम्डा क्या? डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या आपके पास? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, p क्या है आपके पास? लीनियर मोमेंटम है। वैसे हम डायरेक्टली वैसे लिखते हैं लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल कोई भी आया आपके पास, मास इनटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम। तो आपके पास में यहाँ से आया लैम्डा बराबर h बाई p। तो यहाँ से आपने पढ़ लिया, हमने क्या किया? पहले तो हमने लिया, डायरेक्टली इसके ऊपर रिवाइज कर लेते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू। आइंस्टाइन की रिलेशन क्या कहते हैं? इज इक्वल टू mc स्क्वायर। लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल हो जाएंगे सेम पार्टिकल के लिए। तो mc स्क्वायर किससे इक्वल आ जाएगा? h म्यू के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से m किसके इक्वल होगा? m इज इक्वल टू h म्यू बाई सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 आपकी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास m एस टी, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की, फोटोन है, फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से ही चलेगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर m की वैल्यू पुट करता हूँ h म्यू बाई सी स्क्वायर। c से c क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बच गया आपके पास? h म्यू बाई सी। h एज इट इज आपने पढ़ा c बाई म्यू होता है लैम्डा, म्यू बाई सी उसका रेसिप्रोकल है तो लैम्डा डिवाइड में चला जाएगा। तो ये स्टेप्स आपके थे, आपको अगर प्रूफ करना है, रिवाइज करना है कि जल्दी से याद हो जाए कैसे प्रूफ हमने किया। तो लैम्डा को क्रॉसिंग करवा दें यहाँ से, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? h बाई p। और p क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये आपकी रिलेशन है मूविंग पार्टिकल के लिए। यही लीनियर मोमेंटम भी निकाला था हमने, p बराबर h बाई लैम्डा किसके लिए? फोटोन के लिए, किस जिसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। तो यहाँ से p लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p आ गया आपके पास। ये क्या था आपके पास? डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहाँ से p का फॉर्मूला क्या आ गया पास? लैम्डा क्या आ गया? h बाई p के इक्वल। तो लैम्डा आपके पास किसके इक्वल है? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p। और p क्या आपके पास? लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो जो आपके पास रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p, अगर इसी रिलेशन से मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो h तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p की कांस्टेंट को रिमूव करके हम प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? लीनियर मोमेंटम। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मोमेंटम। वेवलेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? लीनियर मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब यहाँ से आपको पता चला कि मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने पर क्या रहेगा आपके पास? p इंक्रीज, लैम्डा डिक्रीज। लीनियर मोमेंटम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। ये तो आपके पास फर्स्ट केस है।
अभी हम जो इसका रीज़न है आपके पास वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशंस हैं कि आपके पास लीनियर मोमेंटम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वेवलेंथ है डिक्रीज करेगी। वेवलेंथ क्या करेगी? डिक्रीज। लीनियर मोमेंटम इंक्रीज, वेवलेंथ है डिक्रीज। लीनियर मोमेंटम इंक्रीज करेगा और वेवलेंथ है डिक्रीज करेगी। इसी के साथ में आपके पास में वापस इन्वर्सली भी कर सकते हो, अगर मोमेंटम को डिक्रीज करता है तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। तो ये पार्टिकल के लिए कंडीशंस आ गई। तो अब सेकंड जो इसी के अंदर हम कंडीशन पुट कर रहे हैं, लैम्डा को हमने क्या लिखा है? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, h बाई एम वी। अगर वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो जाए, वेलोसिटी क्या हो जाए? 0, तो लैम्डा क्या होगा? h बाई एम इंटू 0। तो ये कंप्लीट 0 है, डिवाइड इंटू एम, सॉरी मल्टीप्लाई इंटू एम है हमारे पास 0 के साथ, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। और जब किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट आती है। इनफाइनाइट या अनडिफाइंड बोल लीजिए, हम पता नहीं करते तो क्या आएगा। तो यहां पर आपके पास में लैम्डा ये आ गया, इनफाइनाइट आ गया, वेवलेंथ इनफाइनाइट होगी। वेवलेंथ इनफाइनाइट होने का मीनिंग क्या है? पार्टिकल रेस्ट में है। तो चलिए ना, इनफाइनाइट लेंथ पता नहीं कितनी लंबी वेवलेंथ है हमारे पास, तो पार्टिकल रेस्ट में है। तो मूविंग पार्टिकल जो वेलोसिटी क्या है? 0 है। पार्टिकल किस में था? रेस्ट में। तो लैम्डा क्या आ गया पास? इनफाइनाइट आ गया। और जब आपके पास लैम्डा इनफाइनाइट आ गया तो मतलब पार्टिकल कैन, जो पार्टिकल किस में है? पार्टिकल एट ए रेस्ट। जो पार्टिकल किस में होगा? रेस्ट में, और उसके पास कोई वेव एसोसिएटेड नहीं होती। रेस्ट में जो पार्टिकल है उसके साथ कोई भी वेव एसोसिएटेड नहीं होगी। पार्टिकल एट रेस्ट डू नॉट हैव एनी डी ब्रोगली वेव, या मेटेरियल के साथ एसोसिएटेड नहीं होती। तो मूविंग पार्टिकल के साथ ही एसोसिएटेड होती है, सॉरी मूविंग पार्टिकल के साथ ही वेव एसोसिएट होती है। रेस्ट वाले पार्टिकल, जो पार्टिकल रेस्ट में होगा उसके साथ डी ब्रोगली वेव एसोसिएट नहीं होती। मूविंग पार्टिकल के साथ ही वेव एसोसिएट होती है। पार्टिकल चलेगा तो ही डी ब्रोगली वेव होगी। सेकंड, अब आपके पास थर्ड पॉइंट आता है, चार्ज की बात आती है। दिन हमारे पास है डी ब्रोगली वेव्स। हमने अभी तक कहीं पर भी चार्ज का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं की है, तो डी ब्रोगली वेव्स को, इनको चार्ज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इनको मैटर वेव बोलते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं इनको? मैटर वेव, कि मैटर के साथ ही एसोसिएटेड हैं अकेले, ना कि चार्ज के साथ। इसलिए आपके पास क्या बोला जाता है इनको? मैटर वेव। दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द चार्ज, चार्ज के साथ एसोसिएटेड नहीं है, चार्ज के कारण प्रोड्यूस नहीं होती हैं। सो दे आर कॉल्ड मैटर वेव। इनको हम क्या बोलेंगे? मैटर वेव्स बोलते हैं। यहाँ तक आपके पास थर्ड पॉइंट था। अब फोर्थ पॉइंट आता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, EM नेचर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती किसके अंदर है? नेचर के अंदर। क्योंकि देखो आपके पास में डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों नहीं होती? क्योंकि जो मूविंग पार्टिकल है, कैसा पार्टिकल है? मूविंग पार्टिकल, और वो भी आपके पास विदाउट चार्ज है। पार्टिकल मूव कर रहा है लेकिन विदाउट चार्ज है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कौन प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेटेड चार्ज। कौन सा चार्ज है? एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस करता है। यहाँ चार्ज ही नहीं एक्सेलरेटेड है, चार्ज ही नहीं, एक्सेलरेटेड चार्ज की तो बात ही अलग है। दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से नहीं है। बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओनली कैन बी प्रोड्यूस बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज। किससे प्रोड्यूस होते हैं? एक्सेलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होते हैं। और देयर इज नो एक्सेलरेटेड चार्ज। यहाँ पर क्या कोई एक्सेलरेटेड चार्ज ऐसे नहीं होता विद द पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल के साथ हमने कोई चार्ज एक्सेलरेट नहीं करवाया है, तो इसलिए क्या? दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एसोसिएटेड नहीं होते आपके। तो चलिए आगे हमारे पास टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ते हैं। तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा किसके इक्वल आ गया? h बाई पी के इक्वल आ गया। पी को हमने क्या बोल दिया? मास इनटू वेलोसिटी। ये आपके पास मेन इक्वेशन आई, डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई आपकी, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। तो हमने पढ़ा पार्टिकल वेलोसिटी अगर 0 है, अगर वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी 0 है तो वेवलेंथ है इनफाइनाइट होगी। तो पार्टिकल रेस्ट में आपके पास कोई डी ब्रोगली एसोसिएट नहीं करता। रेस्ट में पार्टिकल के साथ कोई भी एसोसिएटेड नहीं होगी। जो पार्टिकल है
जो पार्टिकल है आपके पास वो मैटर के साथ जुड़ा होता है, चार्ज के साथ जुड़ा नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हो, मैटर वेव। क्या बोलोगे इसको, मैटर वेव। और आपके पास में जो मैटर वेव है पार्टिकल रेस्ट में नहीं होगा, ये तो आपने पढ़ लिया, वेवलेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, इसको चार्ज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या बोलते हो, मैटर वेव बोलते हो। और दे आर नॉट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे आर नॉट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेटेड चार्ज। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हमें फाइंड आउट करते हैं। तो पहला कौन सा आ गया, मैटर वेव क्या बोली जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। रेस्ट में चार्ज, रेस्ट में जो पार्टिकल होगा उसके साथ वेव एसोसिएटेड नहीं हो, किसी वेवलेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास एक्सेलरेटेड चार्ज नहीं है। तो यहाँ तो हमने पढ़ लिया डी ब्रोगली वेवलेंथ को। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है आपके पास ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस के लिए भी, वैसे भी। डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। भाई जो पार्टिकल है आपके पास, इलेक्ट्रॉन भी तो आपके पास मास रखता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास एग्जिस्ट कर रहा है तो मूविंग चार्ज है, मूविंग पार्टिकल है। और मूविंग पार्टिकल कैसा है तो उसके साथ क्या होगी, मूविंग पार्टिकल तो उसके साथ क्या जुड़ी होगी, डी ब्रोगली वेव। और डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड है तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ भी होगी। तो यहाँ पर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन निकालें, क्या निकालें, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। तो कंसीडर इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, मास क्या है, m है। वी वेलोसिटी आ गई होगी आपके पास, वी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। क्या था, हाफ mv²। तो ये आपके पास क्या काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की या इलेक्ट्रॉन की, मूविंग इलेक्ट्रॉन की, हाफ mv²। अब आपने पढ़ा, देखो ये चीज़ हमने पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। इस मेथड, इस टॉपिक को हम दो मेथड से करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² इक्वेशन फर्स्ट होगी आपके पास। और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था कि हम क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा था नेगेटिव प्लेट की तरफ, सॉरी पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो हमने नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट को हमने क्या क्रिएट कर दिया था, नेगेटिव क्रिएट किया था, उसको रिपेल करवाया था हमने। तो यहाँ पर आपके पास है, देखो वहाँ क्या था, आपके पास इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना था, तो हमने इसको नेगेटिव पोटेंशियल लगाया था। और हमने वहाँ से पोटेंशियल, हमने पढ़ा पोटेंशियल फार्मूला क्या पढ़ा था, वर्क डन बाय चार्ज। ये फार्मूला याद कर लीजिए, बिल्कुल कंपलसरी है। 12th क्लास के अंदर आपको ये नहीं आता, बहुत जगह पे आपको प्रॉब्लम रहेगी। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। वहाँ हमने चार्ज इलेक्ट्रॉन का ई लिया था और पोटेंशियल स्टॉपिंग ई V0 लिया। V0 आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया था, ये वर्क डन आया था। और ये वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल पुट किया था, वो था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ई V0। यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर हमने पार्टिकल को चलाना, मूव करवाना, स्टॉप नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि कई बच्चे क्या है, टॉपिक्स कई बार ध्यान रखते हैं कि पीछे वाले टॉपिक हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को ही लिया था। यहाँ हमने इसको मूव करवाना है, एक्सेलेरेट करवाना है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे हम। और वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो कई बार पार्टिकल के ऊपर जब हम पोटेंशियल लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करता है। जब हम पार्टिकल के ऊपर क्या लगाते हैं, पोटेंशियल लगाते हैं, चार्ज पार्टिकल ऊपर पोटेंशियल लगाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो पार्टिकल क्या करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है। वैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर पोटेंशियल लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन भी एक्सेलेरेट करता है। और एक्सेलेरेट करेगा तो मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को यहाँ से भूल जाना है। फॉर्मूला यही है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। क्या है पोटेंशियल है, फॉर्मूला वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब हमने इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया, इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए, उसको वेलोसिटी देने के लिए हमने कुछ न कुछ वर्क डन किया था। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। लेट वी द पोटेंशियल अप्लाइड, भी हमारे पास पोटेंशियल अप्लाइड है। तो वर्क डन क्या हो गया आपके पास, चार्ज इनटू पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, पोटेंशियल हमने क्या अप्लाई किया, वी किया है। ये वर्क डन हमने किया तो क्या हुआ, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हुई। काइनेटिक के से डिनोट करें, यहाँ भी के से डिनोट कर लेते हैं, किसे डिनोट कर लेते हैं, के से। तो काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला आ गया, ईवी आ गया आपके पास।
अब इसको इरेज कर दें। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी से मूव करा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर रहेगी। और वैसे आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या रही है, पोटेंशियल से चार्ज इनटू पोटेंशियल, जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया। तो यहां से आपके पास में दोनों इक्वेशंस में काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो हाफ एम वी स्क्वायर किससे इक्वल हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी हो जाएगा। तो v किससे इक्वल रहेगा, 2 डिवाइड था, क्या हो जाएगा 2ev, m मल्टीप्लाई था डिवाइड, स्क्वायर उधर जाए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई क्या, √2ev बाई एम, √2ev बाई एम। अब यहां से आपके पास आपने पढ़ा था लैम्डा, डी ब्रोगली लेंथ क्या थे, बाई डी ब्रोगली लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। h को एज इट इज रखें, m आस एज इट इज है, v की वैल्यू क्या है √2ev बाई एम। v वेलोसिटी नहीं है यहाँ पर, पोटेंशियल, इस बात का ध्यान रखना है, v पोटेंशियल है। तो आपने पढ़ा था किसी मैथमेटिकल टूल्स के अंदर पढ़ा था कि m अगर स्क्वायर से रूट में से स्क्वायर ही बाहर निकलता, अगर यहाँ पर m स्क्वायर होता तो m बाहर आता। तो अगर मैं इस m को अंदर लेके जाता हूँ तो m का स्क्वायर हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप आपका, m जो बाहर था हम उसको अंदर लेके गए तो m स्क्वायर है, a1 m से 1m क्या हो जाएगा कैंसिल। तो लैम्डा किस इक्वल हो जाएगा h बाई √2ev क्या हो जाएगा h बाई √2ev, एक m रिमेनिंग रहा, डिवाइड में जो m था वो चला गया आपके पास। तो ये आपके पास में मेथड रहा। तो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी क्या ली हमने, हाफ एम स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमने क्या पता किया, ईवी होता चार्ज इनटू पोटेंशियल, भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। जब हमने ये वर्डन किया, ये एनर्जी हमने उसको दी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हुई, तो दोनों इक्वल रहेंगे। तो यहाँ से हमने v को फाइंड आउट किया और v की वैल्यू को पुट किया का हमने, लैम्डा इक्वल टू √2ev बाई एम, v की वैल्यू पुट कर दी, m अंदर m स्क्वायर हो जाएगा, 1m से 1m कैंसिल होगा आपके पास, तो ये वैल्यू बचेगी आपके पास। तो इरेज कर लेते हैं इसको इससे आगे। तो लैम्डा जहां पर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है। पोटेंशियल अलग अलग होता है, आपके पास बताना पोटेंशियल अलग अलग लगाएंगे, 54 वोल्ट, 64 वोल्ट, 48 वोल्ट, 44 वोल्ट। तो v की वैल्यू अलग अलग होगी, वेरिएबल है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सभी को पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये वैल्यूज हम पुट करें, लैम्डा इज इक्वल टू h की जगह क्या आपका 6.6, यहाँ 3 भी लगा सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। साथ में क्या रहेगा √2 एज इट इज, ई की जगह पे हमने क्या पुट किया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, v एज इट इज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो लैम्डा जो यहाँ से आप कट आउट करोगे आएगा आपका 12.27 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बाई √v को हमने कुछ नहीं बोला, याद रख लेना, बाकी कटिंग कितनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ से अगर आप पुट करते हो वैल्यूज को कट आउट करते हो v को छोड़ के, तो क्या रहा है 12.27 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बाई √v। ये आपके पास क्या आ गई, वेवलेंथ आ गई। 10 की पावर माइनस 10 को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। तो 12.27 बाई √v एंगस्ट्रॉन, 10 की पावर माइनस 10 की जगह हमने क्या लिख दिया, एंगस्ट्रॉन लिख दिया हमने। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इसी चीज को पी से निकालें, देखो हमने पी से निकाल, देखो लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है वन मेथड से। अब सेकंड मेथड कर लेते हैं, क्विकली रिवाइज भी हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या थी आपके पास है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी थी। और जब हमने पोटेंशियल लगाया तो वर्डन होता है, वर्डन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा, और वो क्या था चार्ज इनटू पोटेंशियल, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो जो इक्वेशन 1 है इसको ही चेंज करेंगे हम यहाँ पे। आपको पता है लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करता हूं तो क्या रिलेशन आ जाएगी, हाफ m स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई करते हैं m स्क्वायर, v स्क्वायर बाई m कर दें इसको। p का क्या फॉर्मूला था mv, तो p का स्क्वायर क्या होगा m स्क्वायर और v स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि p इज इक्वल टू mv था, दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज तो आपके पास है, m का स्क्वायर तो है,
एम स्केयर वी स्केयर की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, पी स्केयर बाई 2m, पी स्केयर बाई 2m। तो बार इस इक्वेशन को बाद में लिख लेना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ एम वी स्केयर, यहां से स्टार्ट करना इसको। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर मल्टीप्लाइड बाई एम डिवाइड बाई एम। एम स्केयर वी स्केयर किसके इक्वल होगा, पी स्केयर के इक्वल होगा लीनियर मोमेंटम में। तो यहां से 2m अगर डिवाइड है तो काइनेटिक एनर्जी के साथ और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 2m की स्केयर है, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये आपके पास क्या होगा लीनियर मोमेंटम। इक्वेशन 1 डाल देते हैं। और हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, चार्ज इंटू पोटेंशियल ई इंटू वी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है आपके पास, तो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू पुट कर दें तो लीनियर मोमेंटम का क्या इक्वेशन बनेगी, रूट 2 एज इट इज, m एज इट इज, के की जगह हमने क्या पुट किया ev। इक्वेशन नंबर 3 आपके। लैम्डा किसके इक्वल था, h बाई पी, h एज इट इज, p की वैल्यू क्या फाइंड की हमने 2mev। ये आपको थोड़ा इजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला भी इजी है। दोनों मेथड जो भी आपको इजी लगे वो कर सकते हो। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट 2mev हो गया आपके पास। तो लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू अपने 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 रूट 2 एज इट इज। m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। चार्ज इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। पोटेंशियल v एज इट इज रहेगा। तो अब वही बात है, अगर आप इनको कट आउट करोगे तो 12.27 बाई रूट वी एंगस्ट्रॉन, ये आपके पास रिलेशन आएगी। अब बाई लीनियर मोमेंटम भी निकाल सकते हो, कई बार रिलेशन यहाँ से आपके पास रिलेशन पूछ ले किसको, पोटेंशियल की और लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग रिलेशन निकालो काइनेटिक एनर्जी से, तो आप ये भी निकाल। तो दोनों मेथड्स आपके लिए कंपलसरी, आप बाय अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी निकाल सकते हो, जो हमने वहाँ पर पुट की वैल्यू, तो वहाँ पर लीनियर मोमेंटम का कोई भी हमने यूज नहीं किया। तो आप वहाँ पर भी इक्वेशंस बना सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल्स या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और बाय लीनियर मोमेंटम भी अपनी सिचुएशंस बना सकते हो। तो यहाँ आपके पास क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर, क्या रहेगा हाफ एम वी स्केयर, एम से मल्टीप्लाई, अगर एम से डिवाइड करते हैं तो क्या रहेगा पी स्केयर बाई 2m हो जाएगा आपके पास, पी स्केयर बाई 2m, क्योंकि एम स्केयर वी स्केयर किसके इक्वल होगा, पी स्केयर के इक्वल होगा। काइनेटिक हमारे पास लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल रूट, डिवाइड था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड था डिवाइड, स्केयर उधर जाकर स्केयर रूट हो जाएगा। तो पी इज इक्वल टू रूट 2m की काइनेटिक एनर्जी हमने क्या पढ़ा था, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल जो वर्डन के इक्वल होता है। तो दोनों को क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट, हमारे पास सॉरी पी की वैल्यू उठा के हमने हमारे पास क्या की, के की वैल्यू उठाए पी के अंदर पुट कर दी हमने। तो पी इज इक्वल टू रूट 2mev हो गया आपके पास। अब यहाँ से लीनियर मोमेंटम के हमारे साथ सॉरी लैम्डा क्या होता है, h बाई पी, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, पी की वैल्यू रख दे रूट 2mev, रूट 2mev रहेगा आपके पास। ये वैल्यूज पुट करो तो 12.27 बाई रूट वी एंगस्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ गई। इस फार्मूले को याद रख लें, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में डायरेक्ट वी देता है, वी गिवन करेगा लैम्डा निकालोगे, लैम्डा गिवन करेगा तो वी निकालोगे, और डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपके ऑप्शन टाइप के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास टॉपिक्स थे जो आपके आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, देते नहीं पहुँचाते नहीं हो, दूसरों को भी फायदा होना चाहिए, अपना अपना मत सोचा करो, हर जगह पे अपना ही मत सोचो कि मुझे ही नंबर की रिक्वायरमेंट है। हर जगह देखते हो कि मुझे ही नंबर चाहिए, सबसे आगे मैं ही रहूँ। आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा मिले, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।